कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रैली से खिताब किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को यूपी इलेक्शन में इंतखाबी मौजू बनाने पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के पास जिन्ना की अहमियत थी, ना है और ना रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुब्बुल वतनी का दर्स देने की जरूरत नहीं है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों ने खून बहाकर आजादी हासिल की है। उन्होंने सवाल किया कि आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं है और आरएसएस ने तिरंगा और आइन को नहीं माना, अंग्रेजों से मफाहमत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान में, को के जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत राजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले जा रहे हैं जिना की बात अगर करके समझते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। जानते नहीं हो मुसलमानों की ज़हनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को, इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। क्या आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से? आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई तो आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि बच्चों का हम पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। गोलवाल करने का ये 3 तिरंगे के रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते। भारत के आइन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं। रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे? आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज रियासत भर में टीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। रियासत में एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से पहले ही से टीआरएस पार्टी लीडरों ने अजला कलेक्टर से इजाजत हासिल कर ली थी। रियासती वुज़रा को अपने अपने हल्कों में एहतजाज करने के केसीआर ने मशवरा दिया था। टीआरएस पार्टी मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी तक एहतजाज करने पर बज़िद है। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में किसानों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना भर में मरकज के खिलाफ टीआरएस पार्टी का एहतजाज हुआ। सिरसिल्ला में रियासती वजीर केटीआर की क़यादत में एहतजाज किया गया, जिसमें लाखों किसानों और टीआरएस कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत है। तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए कई फलाही स्कीमों को शुरू किया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के किसान खुश हैं। केटीआर ने कहा कि पिछले 7 सालों के दौरान मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है। 7 वर्षों में जब से तेलंगाना राज्य बनी है, हमने भरपूर कोशिश की है कि तेलंगाना का किसान सबसे खुशहाल किसान हो देश में और उनकी जो विकास हो जल्द से जल्द हो। इसलिए हमने कालेश्वरम जैसा प्रोजेक्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको हमने बनाया और उसके साथ ही साथ पायोनियरिंग स्कीम्स, जैसे हमारे रैतु बंधु है जो
जिसका इंस्पिरेशन लेके आज पीएम किसान करके केंद्र सरकार आई है 2 साल बाद, उसका भी हमने यहाँ पे गठन किया। और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ की जो छोटे छोटे टैंक्स और लेक्स हैं उनका भी रिस्टोरेशन किया। ये सब करने के बाद आज तेलंगाना पंजाब को क्रॉस कर चुकी है पैडी कल्टीवेशन में। आज मुसीबत यह आ चुकी है हम पे कि तेलंगाना किसान को आज कंफ्यूज किया जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से। केंद्र सरकार कहती है कि रबी में आप पैडी ना उगाए, रबी में आप पैडी कल्टीवेशन ना करें, बट यहाँ की जो राज्य में जो बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी के जो लीडर हैं वो यहाँ के किसानों को 60 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उनको उकसा रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं और उनको आज इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पैडी ही कल्टीवेट करो, आप राइस ही कल्टीवेट करो और राज्य सरकार के ऊपर हम दबाव लाएंगे कि वो खरीदें। राज्य सरकार अगर खरीद भी लेती हैं तो अल्टीमेटली वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देना है, और जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार में बीजेपी जो है उनकी गवर्नमेंट अगर इनकार करती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए आज हम लोग बाहर आए और हमारे तेलंगाना किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली और गली बीजेपी में जो डबल स्पीक है, दो जुबान से बोलने वाली जो रवैया है, इसको एक्सपोज करना है और उनको समझाना है कि रबी में जो पैडी बनेगी, जो पैडी उगेगी, उसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार का है, उनको लेना है। अगर वो नहीं लेते हैं तो ज़रूर ये हमारी लड़ाई आज जो शुरू हुई है इसको आगे बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली तक चलेंगे। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, एमपीस हैं, हम सबसे बड़े ताकतवर पार्टी तेलंगाना में टीआरएस है, 60 लाख हमारी मेंबरशिप है, बहुत सारे राजनेता हैं, सारे के सारे लोग हम दिल्ली आएंगे और वहाँ पे भी केंद्र सरकार की दृष्टि हम लोग आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और उसमें इसी बात पे जोर देंगे कि तेलंगाना किसान के साथ नाइंसाफी ना करो। सिद्दीपेट में रियासती वजीर हरीश राव ने मरकज के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान हरीश राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत है। उन्होंने किसानों के खिलाफ लाए 3 कवानीन को वापस लेने की मरकज से अपील की। న్యాయం చేయండి, ఈ కొత్త పద్ధతులు వద్దు అని అడగడం ఈ రోజు తప్ప నేను అడుగుతా ఉన్నా। పంజాబ్ లో కొన్నట్టు మా తెలంగాణలో మొత్తం వడ్లు కొనండి అనడం దేశ ద్రోహం అవుతదా? ఈ నల్ల వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేయడం అనడం ఇది దేశ ద్రోహం అవుతదా? పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించండి అంటే ఇది దేశ ద్రోహం అవుతదా? గ్యాస్ సిలిండర్ ధర 500 నుంచి 1000 రూపాయలకు పెంచిండ్రు, దాన్ని తగ్గించండి అంటే దేశ ద్రోహం అవుతదా? రైతులు పండించిన పంటంతా కూడా కొనండి అని అడిగితే ఇది దేశ ద్రోహం అవుతదా? ఇది ఎక్కడి పద్ధతి? ఎవరు ఏం మాట్లాడద్దు, ఎవరన్నా ఏదైనా మాట్లాడితే చాలు దేశద్రోహం ముద్ర వేయాలి, వాళ్ళను సోషల్ మీడియాలో చెలగాటమాడాలి, వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాలి। ఇది ఇలా కేంద్రంలో నడుస్తున్న తీరు। రైతుల పక్షపాతిగా ఉండండి, రైతుల కోసం మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోండి అని మేము అడుగుతున్నాం తప్ప ఇందులో వేరే ఉద్దేశం లేదు। ఇవాళ మన ప్రయత్నం మన రైతుల్ని కాపాడుకోవాలని। ఎందుకంటేమో యాసంగి పంటలో 3 ఎకరాలు ఉన్న ఎకరమే నాటేసుకున్నాం, ఎందుకంటే వచ్చిరాని కరెంటు అందని నీళ్లు, భూమి ఉన్నా నీళ్లు లేక కరెంటు లేక ఆనాడు సాగు చేసుకోలేకపోయినాం। 7 ఏళ్ల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నీళ్లు వచ్చినాయి, కరెంట్ వచ్చింది, మొత్తం సాగు చేసుకుందామంటే ఈ ఢిల్లీ వాళ్ళు వడ్డమని ఈ కొత్త పంచాయతీ పెట్టారు। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की जानिब से ट्रिब्यूनल और आबी मसाइल के हल के लिए मरकज पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत की। उन्होंने वजाहत की कि मरकज की जानिब से किसी भी मामले पर ताखीर नहीं की गई। जो विषय आपके कारण से लंबित था 7 साल तक, जिस एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए आपने 8 महीने लगाया था, केवल 1 महीने का समय 6 अक्टूबर को ये विड्रॉ करने की परमिशन मिली और 6 नवंबर को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पूरे 8 साल के लिए भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को या जल शक्ति मंत्रालय को या मुझे कैसे जो है उसके रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? ज्यूरिसडिक्शन नोटिफाई होने के बाद में अगर किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री उसे ड्रामा से कहे, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जो है ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ज्यूरिसडिक्शंस हमने नोटिफाई किए हैं, स्टेट्स के पास में कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो स्टेट्स को पूरा करने हैं, जो सीड मनी उनको देना है, अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के डीपीआर सबमिट करना है इवैल्यूएशन के लिए, उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मुहैया कराने और प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करने। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है कि दोनों प्रदेश जो हैं वो दोनों प्रदेश खुले मन से साथ आएँ, हम सब साथ मिल कर के देश और प्रदेश की जनता के भले के लिए काम कर सकें।
रियासत के मुलाजमीन को बहुत जल्द डीए जारी किया जाएगा। नए जोनल सिस्टम को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। जोनल सिस्टम की तकमील और ट्रांसफर्स के बाद तमाम महकमों में खाली असामियों की भर्ती के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में तेलंगाना गजेटेड ओहदेदारों के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि बहुत जल्द रियासत के सरकारी मुलाजमीन को डीए जारी किया जाएगा। ट्रांसफर्स की तकमील के बाद खाली असामियों की भर्ती होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनी आईपीएस की पासिंग आउट परेड मुकम्मल हुई। 132 आईपीएस जिसमें 27 खवातीन और 17 बैरून ममालिक के अफसर शामिल हैं। रेगुलर रिक्रूटमेंट के 73वें बैच की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अजय डोभाल ने शिरकत की। उन्होंने परेड से पहले सरदार पटेल और शहीद आईपीएस को खराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में वैक्सीन लगाने पर गांव वालों ने एक आशा वर्कर की पिटाई की। हमले से खौफजदा आशा वर्कर्स ने कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को साथ लिए बगैर टीका लगाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि 1 नवंबर को आशा वर्कर कामारेड्डी जिले के रामपुरगुड़ा गांव में वैक्सीनेशन के लिए गई थी। सावित्री नामी आशा वर्कर ने एक 7 महीने की हामिला को कोरोना वैक्सीन लगाई। अगले दिन औरत की डिलीवरी हुई। 2 दिन बाद नौमौलूद की मौत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने आशा वर्कर को ढूंढकर उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद आशा वर्कर्स ने वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की है। तेलंगाना के जिला वकाराबाद में टीएसआरटीसी की बस उलटने से 30 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है। बस संगारेड्डी से तांडूर जा रही थी। बस में 60 अफराद सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस टर्निंग पर मोड़ने की कोशिश की और बस तवाजुन खोकर उलट गई। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है ब्रेक के बाद।